गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपने को टॉपिक पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्ट्रिंग के अंदर जैसे गिटार बजा रहा है तो गिटार की जैसी स्ट्रिंग में हम प्लग करेंगे तो एक वेव फॉर्म हो जाएगी, और वो वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होगी। और वो ट्रांसवर्स वेव की क्या स्पीड होगी उस स्ट्रिंग के अंदर, ये अपने को पता करना और उस पर न्यूमेरिकल्स करना। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा चेहरा छोटा करके नीचे ले लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं एक थोड़ा सा डिराइव करके बताता हूँ कि ये हुआ क्या। तो जैसे ही तुमने स्ट्रिंग खींची तो उस पर एक ट्रांसवर्स वेव बन गई। इस ट्रांसवर्स वेव का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करो ये। ठीक है, तो ये मान लो कि एक सेगमेंट है उसका, तो ये सेगमेंट करीब करीब सर्कुलर टाइप है। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा हिस्से को सर्कुलर ले लूँ तो मान लो कि मैंने ये हिस्सा कंसीडर किया इसका इतना बड़ा। ठीक है, ये उस स्ट्रिंग का हिस्सा है। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। ठीक है, टेंशन है, टाइट है ये स्ट्रिंग, तो इसके अंदर जो है टेंशन है, तो उसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक एंगल बनाया जो कि काफ़ी छोटा एंगल है, डी थीटा। बेसिकली इतना सा पोर्शन कंसीडर किया है हमने। ठीक है, इसी को जूम कर दिया है मैंने यहाँ पे, ऐसा मान लो। अब ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर यहाँ पे टेंशन है। टेंशन है तो टेंशन को रिप्रेजेंट किया हमने ऐसे, टेंजेंशियल, ये टेंशन, इधर साइड भी टेंशन। ठीक है, तो ये जो टेंशन है इसको मैंने लिखा टी, इधर साइड भी लिखा टी। अब क्या किया कि इसके दो पार्ट्स कर दिए टेंशन के, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स करना। तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ खींच दो। यहाँ खींच देने से तुमको पता पड़ेगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये कितना है, डी थीटा बाई 2 है। दिख रहा है, मेरा चेहरा तो नहीं अड़ रहा। हाँ, तो डी थीटा बाई 2 है, क्योंकि ये डी थीटा इसका आधा है। ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। ये डी थीटा बाई 2 होगा, मैं लिख नहीं रहा इसको यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये दोनों 90 है। तो ये वाला फिर से डी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, इट विल बी डी थीटा बाई 2, क्योंकि फिर से ये 90, फिर से समझे, ये डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2, ये वाला इससे 90 डिग्री है। ठीक है, वो बना नहीं है लेकिन है ये एक दूसरे से 90 डिग्री एग्जैक्टली ऐसे। तो ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये फिर से 90 है, तो इधर वाला डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वाला एंगल इधर साइड भी कितना हो गया, डी थीटा बाई 2। अब इस टेंशन के कंपोनेंट्स कर दो, टेंशन के कंपोनेंट कर दो। एक इधर साइड टी कॉस डी थीटा बाई 2 और एक कंपोनेंट इधर साइड कर दो टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, इधर साइड टी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये टी साइन, ठीक है, ये वाला टी साइन डी थीटा बाई 2। क्लियर हुई बात। अब इसमें यहाँ पे देखिए, ये टी कॉस थीटा इधर साइड लग रहा है, ये वाला इधर साइड लग रहा है, कैंसिल आउट हो गए। नीचे की तरफ दो आए जो कि आए टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2, यानी कि 2 टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 2 टी साइन डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है कि चूंकि ये सर्कुलर रीजन है तो ये इसका जो डी थीटा बाई 2 आया ना, ये वाला जो आया 2 टी साइन डी थीटा बाई 2, ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस डाउनवर्ड फोर्स विल प्रोवाइड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर है, विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। जहाँ पे मास किसका है, तो मास ये इतने ही पोर्शन का है, बस इतने से, और ये पोर्शन बड़ा स्मॉल है तो इसलिए स्मॉल पोर्शन का मास डीएम लेंगे अपन, डीएम। ठीक है, क्या लेंगे, डीएम। तो डीएम इज द मास ऑफ स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन का मास है। अब ये है कितना मास, तो लेट
द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर सेगमेंट, जो भी रोप है, ऑफ द वायर इज म्यू, जिसको अपन मैं एम डैश लिख रहा हूं, जिसको कुछ किताब वाले म्यू भी लिखते हैं, ठीक है। इट इज मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे मास निकालना है डीएम, तो डीएम निकालना है, तो उस केस में मैंने क्या किया कि मैंने बोला है कि एंगल जो होता है, एंगल इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पे देखें, ये एंगल है डी थीटा और उसका ये आर्क है और ये रेडियस है, ठीक है। एंगल डी थीटा, तो ये आर्क और ये क्या है? इसकी रेडियस है। तो आर्क की लेंथ अगर मैं स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लूं, इसकी डीएल, ठीक है, तो इसकी स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर कर ली, तो आर्क की जगह मैं लिख सकता हूं डीएल, रेडियस तो आर ही रहेगा और एंगल होगा डी थीटा। इससे मुझे मिलेगा डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। अब जो एम डैश था, एम डैश वो क्या था? मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द स्मॉल पोर्शन डीएम, ठीक है, मास ऑफ द स्मॉल पोर्शन डीएम पर यूनिट लेंथ एंड द स्मॉल लेंथ इज डीएल। इस डीएल को उठा के यहां रख दिया मैंने, तो इससे मुझे मिलेगा एम डैश इज इक्वल टू डीएम अपॉन आर डी थीटा। इससे मुझे डीएम की वैल्यू मिल जाएगी एम डैश आर डी थीटा, ठीक है। अब ये मैंने इतना करा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। शॉर्ट में यदि इसको मैं बताऊं तो डीएम स्मॉल मास है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ आर्क की लेंथ होती है आर थीटा, ठीक है। कुछ बच्चे उसको अच्छी से समझ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ पाते, उनको समझाया। जो समझ जाते हैं उनके लिए क्या, इट इज मास पर यूनिट लेंथ एंड इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मैंने काय में मल्टीप्लाई कर दिया मास पर यूनिट लेंथ में, तो मुझे मास मिल गया पर यूनिट लेंथ में, तो लेंथ से लेंथ कट के मुझे मास मिल गया स्मॉल पोर्शन का, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है ये आपके समझने के लिए है, इसको मैं साइड में ले रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू उधर वाली जो है वो इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो डीएम आया है ये कितना है? एम डैश आर डी थीटा। तो फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू डीएम की जगह मैंने डाला एम डैश आर डी थीटा, ठीक है। ये डीएम की जगह ये डाल दिया। अब बचा क्या? वी स्क्वायर, और अपॉन में ये रेडियस है आर, तो ये रेडियस आर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इससे मुझे मिला एफ सी विच इज इक्वल टू एम डैश डी थीटा वी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, ये टोटल फोर्स जो है एफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, तो ये ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम डैश डी थीटा इंटू वी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ रही बात? अब एक चीज ये बताए कि अगर थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल तो डी थीटा इज स्मॉल, तो उस केस में हम साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ साइन डी थीटा को हम साइन डी थीटा मान लेंगे, या साइन डी थीटा बाई 2 को हम साइन डी थीटा बाई 2 मान लेंगे, साइन हटा देंगे उसका, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2t और साइन हटा के लिखा डी थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू एम डैश डी थीटा इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, ये डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो टेंशन इज इक्वल टू आया एम डैश वी स्क्वायर। टेंशन अपॉन एम डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर, रूट ले लो दोनों तरफ, तो टेंशन अपॉन एम डैश का रूट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया अपना किसी वेलोसिटी का, वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग। और वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला का आएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का, किस में आया? स्ट्रिंग में, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक बना दी थी मैंने, ठीक है। क्या बनाई थी ट्रिक? बता देता हूं। ट्रिक वेलोसिटी तार में, ठीक है, फॉर्मूला का है तार में वेलोसिटी का निकालने का, तो इसको ऐसे याद करना, वेलोसिटी तार में, ठीक। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अब आपको यूज करना। आया कैसे? मैंने डिराइव कर दिया इसको,
ठीक, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डेरिवेशन चाहिए रहता है, तो मैंने कर दिया। चलिए अब इसका आपको नोट कर लें, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं। चलिए अब इसके बाद ये एक बार और ऊपर ले लेता हूं, ताकि इधर से इधर पुट किया ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, पॉज दबा दें, और पॉज दबा दें। ठीक, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। तो ये पहला न्यूमेरिकल एक इजी सा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखें इसको, ये एक मास लटका हुआ है डोरी से। डोरी जो है वो 500 ग्राम पर मीटर, यानी कि उसकी मास डेंसिटी दे रखी है, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा भी बोल सकते हो, म्यू भी बोल सकते हो। तो इट इज इक्वल टू एम डैश विच इज इक्वल टू म्यू, कुछ लोग इसको लैम्डा ही बोलते हैं। तो म्यू जो है वो 500 ग्राम की है हर मीटर पे, 500 ग्राम हर मीटर पे। इसका मतलब इसको एम डैश बोलूंगा मैं, तो एम डैश कितना हो गया, ½ kg पर मीटर। और 500 ग्राम को आधा किलो लिख सकते हैं ना, 500 ग्राम आधा किलो पर मीटर। तो ये तो इसने एम डैश दे रखा। पूछ क्या रहा है वो, तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग इन द सिचुएशन। बोल रहा है एज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। इसका जो वजन है ना, इसको इसके कारण इसके टेंशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर टेंशन आई कहां से, तो टेंशन आई इस 20 किलो के लटकने से। तो ये 20 किलो जब नीचे की तरफ लटकेगा तो mg लगेगा, तो इट विल बी 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। तो इससे अपने को मिलेगा टेंशन 200 न्यूटन। अब पूछा उसने स्पीड, तो वेलोसिटी तार में, वेलोसिटी तार में तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन की जगह 200 और m की जगह 1/2। तो इससे मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400। इसका मतलब वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यदि एक स्ट्रिंग प्लग कर दी जाए तो इसके अंदर जो ये वेव चलेगी ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलेगी। ये इसका मीनिंग है। जितनी ज़्यादा टाइट होगी ना, जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतनी ज़्यादा फास्ट चलेगी, और जितनी ज़्यादा स्लो होगी उतनी ज़्यादा टेंशन कम होगी। टेंशन कम होगी तो स्लो होगी, उल्टा बोल दिया। टेंशन कम होगी तो स्लो होगी, टेंशन ज़्यादा होगी तो फास्ट होगी। ठीक है, तो हाई टेंशन हाई स्पीड, हाई टेंशन हाई स्पीड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ये सारी चीजें फटाफट, पॉज दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। A 4 kg block is suspended from the ceiling of an lift elevator through a string having a linear mass density of 19.2 10 to the power minus 3 kg per meter cube. Find the speed with which a wave pulse can travel on the string if the elevator accelerates up with the speed of acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, चलिए देखें इसके अंदर क्या मतलब इसका। लिफ्ट के अंदर अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg सस्पेंडेड इन द लिफ्ट। इसका मतलब लिफ्ट है, ये लिफ्ट के अंदर ही 4 kg का ब्लॉक सस्पेंडेड है। तो पहले जो है वो डायरेक्ट सस्पेंडेड था, 4 kg का लिफ्ट में सस्पेंडेड है। अब 4 kg का लिफ्ट में सस्पेंडेड है, लिफ्ट जाकर की तरफ रही है, ऊपर की तरफ। और कितने एसलरेशन से, तो एसलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो उस केस में ये बताएं कि इसके अंदर अगर लीनियर मास डेंसिटी इसकी दे रखी है वायर की, और वो दे रखी है उसने कितनी, तो लीनियर मास डेंसिटी ये है। इसका मतलब ये इसने दे रखा है एम डैश विच इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, ये पावर में है वो। ठीक है, छपा नहीं है, kg पर मीटर। kg पर मीटर से ही पता पड़ जाता कि ये एम डैश है। इतने किलो की रस्सी है, इतने मीटर, 1 मीटर की रस्सी इतने किलो की, ऐसा मानो। तो अब वो बोल रहा है कि एसलरेशन इसके अंदर, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ टी बाय एम डैश। तो सबसे पहले टेंशन निकालनी पड़ेगी, और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो उस वाले केस में टेंशन होता है mg+a, याद है ये। ठीक है, लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो टेंशन है g+a, लिफ्ट अगर नीचे जाए तो टेंशन g-a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर जाते वक्त का है, तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है वायर के अंदर। ऊपर जाते वक्त लिफ्ट का वायर टाइट हो जाता है, तो ये वायर भी टाइट हो जाएगा। ठीक है,
तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए लगाएंगे, तो यहाँ पे टेंशन है मास 4 kg, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, एक्सेलरेशन 2 होता है, तो टेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 48 न्यूटन। टेंशन उठा के यहाँ रख देना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन इज 48 डिवाइडेड बाय मास डैश यानी मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ ये दे रखी है, दैट इज 19.2 इंटू 10 टू द पावर -3। इससे v इज इक्वल टू गया, ये पॉइंट हटाया मैंने तो एक जीरो ऊपर चला गया, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 480 डिवाइडेड बाय 192 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 4 ले लेता हूँ, तो ऊपर बचेगा मेरा 48 इससे कट जाता है, 3 बार कितनी बार कटेगा ये, 4 बार, ठीक है, 4 4 6 4 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। अब 1/4 में से रूट निकलेगा 1/2 और इसका रूट निकलेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 होता है, 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 50, इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस लिफ्ट में रख दिया तो टेंशन क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया, ऊपर जाते वक्त, नीचे आते वक्त होगा टेंशन जी माइनस ए, ठीक, ये कंसेप्ट है। चलिए नोट करिए, पॉज दबाइए फटाफट, नीचे ले रहा हूं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए लॉन्ग वायर पी क्यू आर इज मेड अप बाय जॉइनिंग टू वायर्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ इक्वल रेडियस। PQ has a length of 4.8 meter and mass 0.06. QR has a length of 2.56 and mass 0.2. The wire PQR is under tension of 80 Newton. A sinusoidal wave pulse is sent along the wire PQ from the end P. Calculate the time taken by the wave pulse to reach the other end R of the wire. यानी वायर दो चीज़ों से मिलकर बना है, PQ और QR दो हिस्से में बांटना पड़ेगा, तो ध्यान से सुने। ये लॉन्ग वायर PQR, तो वायर जो है वो कैसा है PQR है, तो ये मैंने लॉन्ग वायर ले लिया PQR, ठीक है, ये है P, उसके बाद P से लेके Q और R तक रेडियस सेम है, तो ठीक है, तो रेडियस सेम है तो कोई बात नहीं। PQ हैज़ ए लेंथ ऑफ 4.8 मीटर और उसके बाद वाले की लेंथ है 2.6, यानी PQ हैज़ ए लेंथ ऑफ कितने, PQ हैज़ ए लेंथ ऑफ 4.8 मीटर और उसके बाद वाले की जो लेंथ है इट इज़ 2.56 मीटर और बाद वाले का जो मास है, इतने हिस्से का जो मास है वो अलग है, ठीक है, इतना हिस्सा जो है ना उसका मास अलग है, P से लेके Q तक अलग मास का है और Q से लेके R तक अलग मास का है, तो Q से लेके R तक जो मास है वो है 0.2 kg और इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर वाले हिस्से का मास अलग है, तो इधर वाले का हिस्से का मास देखो कितना दे रखा उसने, अरे हिस्से ही गायब हो गया, आ जाएगा वापस, ये आ गया, तो इसका जो मास है वो दे रखा है 0.6, इसका मास दे रखा है 0.06 kg, इसका मास है, इसका मास, ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गई बात। पूरा वायर 80 न्यूटन के टेंशन में, तो टेंशन हमेशा एक वायर में एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, यदि वो लाइन में भी लगे हैं तो भी खींचेगा तो एक जैसे ही ना, तो यहाँ से यहाँ तक की टेंशन सेम है, तो टेंशन जो है वो दोनों में एक ही है और वो है 80 न्यूटन। अब बोल रहा है साइनोसोडियल वेव पल्स इज सेंट अक्रॉस द वायर P फ्रॉम P एंड P, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच द एंड R। यहाँ से एक वेव छोड़ी तो यूँ चलते 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 ये बताना है कि R तक पहुँचने में कितना समय ले लेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से यदि तुमने वेव छोड़ी ना तो वेव यहाँ पे अलग स्पीड से चलेगी, ठीक, और वायर जैसे ही बदलेगा ये अलग स्पीड से चलेगी। अब यहाँ पे स्लो हो सकती है, ठीक है, नीले वाले वायर में, और यहाँ फास्ट हो सकती है, या फिर यहाँ फास्ट हो सकती है, यहाँ स्लो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी निकालते हैं, तो इतने हिस्से की स्पीड निकाल लेते हैं, फिर इतने हिस्से की स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है, फिर सोचेंगे क्या करना। तो स्पीड ऑफ वायर, स्पीड ऑफ वेव इन PQ पोर्शन, ठीक है, वैसे का वैसा ही स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड
ऑफ वेव इन कौन से पोर्शन, क्यू आर पोर्शन। अब देखो इसकी स्पीड आ गई और इसकी स्पीड आ गई, तो डिस्टेंस तो हमें पता ना कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस स्पीड से, इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इतना, तो कितना टाइम लगेगा पता पड़ जाएगा। और इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इतना, तो कितना टाइम लगेगा पता पड़ जाएगा। इस टाइम में इस टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा पता पड़ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो स्पीड निकाल लेते हैं पहले। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला वेलोसिटी तार में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन 80 न्यूटन, एम डैश इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना उसका 0.06 और उसकी लंबाई कितनी है 4.8, तो 4.8 यहाँ आया 0.06 और 4.8 चला गया ऊपर। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन यही कर दूंगा डायरेक्ट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 बढ़ेगा। अब उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ इससे, 8 टाइम कटेगा ये। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 टाइम कटा, तो ये 8 और ये 0 80 और एक ये 80, यानी 2 बार 80 बचे, तो 80 इंटू 80, तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी उसकी 80 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किधर आ गई भाई, पहले वाले वायर में, इस सेगमेंट में 80 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे सेगमेंट में वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी तार में, टेंशन सेम है लेकिन एम डैश अलग अलग है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन तो वही है 80, लेकिन एम डैश जो है वो मास पर यूनिट लेंथ उसका अलग है। उसका मास कितना है भाई, तो उसका मास 0.2 kg है और उसकी लेंथ कितनी है, तो 2.56 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इंटू 2.56 ऊपर चला जाएगा। मैंने क्या किया, एम डैश यहाँ डाल दिया, एम डैश यहाँ डाल दिया, तो वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ऊपर गया 10, नीचे 2 0, यानी नीचे आया 100, पॉइंट हट चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो ये आता है 128। ठीक है, 256 ही है ना, 2.56, ठीक है 2.56 ही है। तो एक काम करो, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि इससे रूट से ही निकल रहा, ये 40 हो गया। ठीक है, अब ये 0 और ये 0, ये दोनों 0 से कैंसिल हो गए, तो ऊपर अब बचा एक तो 4 और, दिख रहा है ऊपर बचा 4 और 256, दो चीज़ें बची, तो 4 इंटू 256, उससे रूट निकालना आसान हो जाएगा ना। 4 का रूट 2 होता है, 256 किसका रूट होता है 16 का, तो इससे वेलोसिटी इधर साइड कितनी आई 32 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बाद वाला जो सेगमेंट आया ना उसमें वो स्ट्रिंग का वेव स्लो चलेगा, तो यहाँ पे तो फास्ट चलेगा और बाद में 32 हो जाएगी तो स्लो हो जाएगा। शुरुआत में 80 से चल रहा था, तो अब कितने समय में यहाँ पहुँचेगी, तो इतना हिस्सा तो उसने 80 मीटर पर सेकंड से तय किया और इतना हिस्सा उसने 32 मीटर पर सेकंड से तय किया, तो इसका टाइम निकाल लो, इसका टाइम निकाल लो, ऐड कर दो। ठीक है, तो टाइम t1 इसका निकाल लें और इस हिस्से में जो उसने समय खर्च किया टाइम t2 इसका निकाल लें। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लगा देंगे, इधर भी डिस्टेंस बाय स्पीड लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड तुमने निकाली ली, डिस्टेंस अभी बता देते हैं, स्पीड 80 निकाली है तुमने, इधर साइड स्पीड तुमने 32 निकाली है, उधर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है तो वो है 4.8 मीटर 2.56, तो 4.8 ये 4.8 है और ये 2.56 मीटर। कैलकुलेशन करें, ये पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 10, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 6 48, तो 6 अपॉन 100 यानी 6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स इधर साइड लगेगा। दिस इज टाइम t1। ठीक है, दिस इज द टाइम t1। अब ऐसा का ऐसा उधर साइड भी टाइम निकाल लेते हैं, तो इधर साइड अगर अपन ने पॉइंट हटाया, ठीक है ये पॉइंट हटाया तो इंटू 10⁻⁻2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 दो बार और 16 का स्क्वायर है ये। ठीक है, फिर ये इससे कैंसिल आउट हो रहा 8 बार, इसका मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज टाइम 2 और ये दोनों टाइम मिल जाएंगे तो वेव एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में जो समय लगाएगी वो आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 8 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 8 प्लस 6 दैट इज 14। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 14
इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स या फिर 0.14 सेकेंड्स। तो इतना समय में वो स्ट्रिंग ट्रांसमिट कर देगी वेव। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पॉज दबाइए, लिखिए, नीचे ले रहा हूं। पॉज दबाइए, लिखिए। खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नोट ही करना। और नीचे ले रहा हूं। चलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 4.5 ग्राम। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। और डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, चलो पहले समझ लें इसको क्या पूछना चाहता है। तो ये बता रहा है कि ये एक पुली है और ये ज़मीन से बंधी हुई है और इस पर यहाँ पे 2 किलो का वजन लटका हुआ है। ठीक है, तो ये 2 किलो का जो वजन लटका हुआ है, तो उसने क्या बोला है कि अरेंजमेंट दे रखा है, स्ट्रिंग का मास 4.5 ग्राम है। स्ट्रिंग कहाँ लगी है भाई, तो ये स्ट्रिंग है जिसका मास 4.5 ग्राम है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। फ्लोर पे यदि ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उसको पुली तक जाने में कितना समय लगेगा। मतलब यहीं तक जाने का पूछा उसने, मास तक जाने का नहीं पूछा, पुली तक जाने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, इस समय तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी ना वेव की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ तार में। अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज द टेंशन। टेंशन क्या है, तो टेंशन सिर्फ एक ही चीज है, यहां से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है, तो यही इसके अंदर टेंशन होगा। क्योंकि टेंशन इसके बराबर, ये चल नहीं रहा ना, चल रहा होता तो उनको टेंशन कैलकुलेट करना पड़ता है, रुका हुआ है तो टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो एक चीज पता पड़ेगी, टेंशन 20 न्यूटन है। अब सेकंड नंबर पे चाहिए मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितने का है और लेंथ कितनी है। तो मास इसका है भाई, स्ट्रिंग का मास है 4.5 ग्राम। तो इट इज 4.5 ग्राम का 10⁻⁻3, क्योंकि केजी में ले जाना है। और लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसने दे रखी है, अच्छा हाँ लंबाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। तो पूरे का मास दिया है ना, तो पूरे का मास दिया तो पूरे की लंबाई लेनी पड़ेगी, दिस प्लस दिस, तो इट विल बी 2.25 मीटर। भाई 2 मीटर तो ये है ही, और ये 0.25 मीटर है, तो 2.25 मीटर। इसको मैंने लेंथ की जगह लिख दिया तो लेंथ आ गया ये। अब इससे मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, इससे 2 बार कैंसिल हो रहा है, तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ kg पर मीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, ये m डैश आ गया। m डैश आ चुका है, टेंशन आ चुकी है, टेंशन को यहाँ रख दो, m डैश को यहाँ रख दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन इज 20 अपॉन m डैश इज 2 × 10⁻³ ये इससे 10 बार कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 3 जीरो लेके जाएगा, एक ऑलरेडी है तो 4 जीरो हो गए, तो 10⁻⁴ का अगर रूट निकालेंगे तो v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ स्पीड आई है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देंगे। ठीक है, उसने पूछा था कि पल्स जो है वो अगर चलाई तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगी, तो स्पीड निकल गई विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आई उसकी 100। अब बताओ डिस्टेंस कितना लूँ, टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस सिर्फ यहीं तक का लेना भाई, 2 मीटर तक डिस्टेंस, 2 मीटर का, ये 25 सेंटीमीटर नहीं लेना। तो 2 मीटर यहाँ पे ले लिया, 2 मीटर, तो इससे टाइम आ गया 2/100। 2/100 का मतलब होता है 0.02 सेकेंड्स। इतना ही लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, इतनी देर में पहुँच जाएगा। चलिए लिखिए फटाफट, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, गुड। चलिए नया क्वेश्चन आ गया। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द पुलीज आर लाइट। द वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग AB इज v1 एंड CD इज v2। फाइंड v1 अपॉन v2। रेशो पूछा उसने।
ठीक है। तो देखिए V1 कहाँ है और V2 क्या है, तो वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग्स हैं दिखाई गई है, मटेरियल सब ठीक है, पुलिस लाइट है, वहाँ तक ठीक है। द वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग ए बी इज V1। ए बी स्ट्रिंग में स्पीड है V1, ठीक, एंड सी डी स्ट्रिंग के अंदर स्पीड है V2। तो ये इसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ V1 टू V2। देखो वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ T बाय M डैश। अब चूंकि स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही होगा, मास भी सेम ही होगा, पूरी स्ट्रिंग का लेंथ डिवाइड करेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ तो वन स्ट्रिंग का एक ही आएगा, एक स्ट्रिंग का एक ही म्यू होगा ना, एक ही जैसी मोटी होगी ना सब दूर से, इसलिए यहां से लेके यहां तक का सेम मास है हर यूनिट लेंथ का। लेकिन टेंशन यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, इसलिए जो वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी। तो अब पहले टेंशन पता करें कितनी है। तो देखो यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये टेंशन T है, ये T है, तो ये T है, एक ही स्ट्रिंग है ना, सब पूरा टेंशन एक जैसा रहता। और ये T है और ये T है ना, तो यहाँ 2T है। वैसे उसने पूछा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, यहाँ 2T है। और सिमिलरली ये अगर T है और ये T है तो यहाँ पे 2T है। अब यहाँ पे टेंशन कितना आएगा 2T, ठीक है, उसको कैसा भी बना लो, उससे कुछ वो नहीं है। तो टेंशन 2T मैंने FBD नहीं बनाया, शॉर्ट में कर दिया, ठीक है, नहीं तो FBD ऐसा बनेगा, T इधर तो बराबरी से खींचने के लिए 2T इधर, तो इधर टेंशन डबल है और इधर टेंशन सिंगल है, बस उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब वेलोसिटी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है, इट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2। तो वेलोसिटी उसको चाहिए AB में, ठीक है ना, अपॉन वेलोसिटी उसको चाहिए CD में। AB की वेलोसिटी V1 बोलते हैं, इसकी V2 बोलते हैं। तो अंडर रूट ऑफ AB का टेंशन, तो AB का टेंशन है T, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन इक्वल टू करके T, और अपॉन CD का टेंशन है 2T, तो अपॉन में 2T, T से T कैंसिल, तो आंसर आ गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये इसका आंसर है 1:√2, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट लिखते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ देखना है, टेंशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक एग्जांपल शॉर्ट में दे देता हूँ। जैसे मान लो कि उसने बोला कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक, इंक्लाइन प्लेन पे पुली लगी है, यहाँ पुली लगी है। अब इसके ऊपर कोई मास लगा हुआ है, तो ये बताएं कि एक मास इधर लगा है, एक इधर लगा हुआ है, और ये सब सिस्टम रुका हुआ है। तो बताओ कि यहाँ से पल्स भेजेंगे तो उसका कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, या जो भी कुछ है। तो तुमको बेसिकली टेंशन निकालना है हर केस में, ठीक है, और टेंशन निकालने के बाद उसको सॉल्व कर देना। तो ये मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे क्वेश्चन इसमें क्लब हो जाते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो उसने बोला कि ये वायर है, फिर इसके नीचे एक और डब्बा लगा है, उसके नीचे एक और डब्बा लगा है, तो फिर यहाँ का पल्स की स्पीड क्या होगी, यहाँ की स्पीड क्या होगी। तो सीधी बात है, ऊपर वाले के पास दोनों मास का वेट है, इसलिए ऊपर जो टेंशन होगी वो M1 प्लस M2G होगी, और नीचे वाले की टेंशन सिर्फ M2G होगी, तो इसलिए इनकी स्पीड अलग अलग होगी। तो टेंशन अलग, इसकी अलग, तो स्पीड अलग अलग, ठीक है। तो टेंशन निकाल लेना। और भी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लिफ्ट है, तो लिफ्ट का तो मैंने बता ही दिया। अब मान लो कि कोई ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ और ट्रॉली जा रही है आगे की तरफ, तो अब उसने बोला पल्स भेजी, बताओ तो किस स्पीड से जाएगी। तो टेंशन निकालना, टेंशन इसका कितना आएगा, तो यहाँ पे ये सीडो फोर्स के कारण पीछे चला जाएगा, तो इसके ऊपर जो टेंशन आएगा वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेंशन होता है कितना इसका mg, यानी एसेलरेशन निकालना पड़ता है बेसिकली। तो इसका एसेलरेशन क्या आता है, इसका एसेलरेशन आता है अंडर रूट ऑफ g² प्लस a², ये इफेक्टिव एसेलरेशन होता है इसका। तो इसकी टेंशन हो जाएगी m अंडर रूट ऑफ g² प्लस a², ठीक है, क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है, सीडो फोर्स का एसेलरेशन पीछे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये इस केस में टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग टेंशन्स आ जाती हैं, वो कैलकुलेट कर लेनी है और उसमें रख देनी है। तो इस तरीके के बहुत सारे केस बन सकते हैं, क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसका नाम है रोप। कैसे, जैसे ये अभी तक जो आ रहा था ना, ये स्ट्रिंग आ रही थी, स्ट्रिंग यानी पतली डोरी। अब जो है वो पतली डोरी नहीं रह गई, अब क्या होगा, क्वेश्चन रोप बेस्ड हो गए। रोप का मतलब क्या, मोटा। जैसे ये स्ट्रिंग आती है तो ये स्ट्रिंग ऐसी रहती है, भले ही इसमें मास हो, लेकिन इसकी टेंशन यूनिफॉर्म होती है, टेंशन इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है, सॉरी रोप है, रोप है तो ये रस्सी है और मोटी है, तो उस केस में
टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ऊपर टेंशन अलग, नीचे टेंशन अलग। तो उस केस में हमको उसकी टेंशन कंसीडर करनी पड़ेगी, और हर पॉइंट में टेंशन अलग होने के कारण टेंशन अपॉन एम डैश वाले फॉर्मूले में कौन सा टेंशन रखना है ये उसी वक्त जज करना। हो सकता है इसमें इंटीग्रेशन भी लगाना पड़े। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद अपन समझते हैं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर मास 6 kg हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, a block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches to the top of the rope? जिसको बनता हो अपने आप करें, नहीं बनता हो समझने की कोशिश करें। समझने वाला क्वेश्चन ये है कि रोप का क्वेश्चन है। ठीक है, रोप की लंबाई 12 मीटर है और उसका मास 6 किलो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रोप बनाए। तो ये मान लो कि मैंने रोप बना दी। ठीक है, ये रोप जो है ये ऊपर से अटैच्ड है, रोप जैसी तो नहीं है पर मान ले कि रोप है ये। अब जो रोप है वो 12 मीटर लंबी है। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड एट द फ्री एंड, यानी कि नीचे की तरफ एक 2 किलो का ब्लॉक भी लटका हुआ है। ठीक है, 2 किलो का ब्लॉक है। ए ट्रांसवर्स वेव पल्स ऑफ 0.06 मीटर वेवलेंथ, यानी यहाँ से एक वेवलेंथ छोड़ी गई जिसका लैम्डा नीचे जब छोड़ी गई तो वो था 0.06 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ थी जब नीचे से पल्स छोड़ी गई। ठीक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप? जब ये टॉप पे चली जाएगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? टॉप पे इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? तो क्या वेवलेंथ बदल जाती थी क्या? तो अपन ने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि वेवलेंथ बदल जाती है क्या यहाँ जाके। तो सबसे पहले ये बताएं कि इस जगह पर और इस जगह पर स्पीड अलग अलग होगी कि सेम होगी? तो अब मैंने तुमको ध्यान से एक चीज बताई है कि ये रोप है, रोप में टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, और जब टेंशन अलग अलग है तो उसकी स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी। ठीक है, टेंशन अलग है तो स्पीड अलग है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर, ध्यान से समझें, हर पॉइंट पर टेंशन अलग है। यहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इतना हिस्सा लटका हुआ है, और यहाँ टेंशन सबसे कम है क्योंकि इतना हिस्सा है। यहाँ टेंशन इतने वजन का भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब इस मिड पॉइंट पे ऐसा मानना पड़ेगा कि एक ब्लॉक है और नीचे वाला भी ब्लॉक है और इतना वजन लटका हुआ है, जबकि इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का और इतना वजन लटका है। तो जितना ज़्यादा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा टेंशन होगा। तो यहाँ पर जो है वो टेंशन कैसा, हाईएस्ट टेंशन है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे टेंशन कैसा है, इस पे लोएस्ट टेंशन है। ठीक है, अब कितना टेंशन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना टेंशन है? तो टेंशन जितना वजन लटका हुआ है इस पे mg, तो यहाँ पे तो 2 ही किलो लटका हुआ है ना ये वाला। ठीक है, रस्सी तो लटकी नहीं है, रस्सी का खुद का वजन तो आएगा नहीं। तो ये टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन है 20 न्यूटन नीचे वाले हिस्से पे। कितना टेंशन है, 20 न्यूटन। ऊपर वाले हिस्से पे कितना टेंशन है? तो ऊपर वाले हिस्से पे टेंशन निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू, ये रस्सी का वजन भी लेना पड़ेगा अब तुमको। तो ये रस्सी का वजन भी और नीचे वाले का भी। अब रस्सी है कितने किलो की, 6 kg की रस्सी है। तो ये रस्सी का जो मास है इट इज 6 kg। रस्सी का मास, रोप का मास 6 kg। तो 6 kg तो रोप का हो गया भैया, 6 kg रोप का हो गया और 2 किलो इसका हो गया। तो कुल मिला के इस पॉइंट पे 8 किलो लटक गए ना। तो यहाँ पे जो m है वो 6 + 2 × g आएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो 8 × 10, 80 न्यूटन की टेंशन है इस जगह पर। ठीक है, तो नीचे वाली जगह पर जो टेंशन थी वो 20 न्यूटन थी, ऊपर टेंशन अलग थी। टेंशन अलग अलग होने से स्पीड अलग अलग होगी। एक ही रोप पे कई स्पीड आएंगी, कई स्पीड। एक रोप पे यहाँ अलग स्पीड है, यहाँ अलग स्पीड है, ऊपर अलग स्पीड है। तो सबसे पहले अपन नीचे पता करते हैं स्पीड क्या है। तो वेलोसिटी होती है √of टेंशन बाय m डैश। ठीक है, तो नीचे टेंशन कम है, नीचे टेंशन कम है तो वेलोसिटी भी कम है, और ऊपर टेंशन ज़्यादा है इसलिए ऊपर वेलोसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ से ये जो वेव है ना ये यूं यूं चलेगी और स्पीड अप होते हुए लास्ट में एकदम तेज हो जाएगी।
धीरे धीरे चलेगी, यहाँ पे मिडिल और एकदम तेज। ठीक है, तो ये वेव नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, वेव नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए फास्ट होती जाएगी। ठीक है, फास्ट होती जाएगी तो हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगी। अब हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगी तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा एक फॉर्मूला है जो अपन ने डिराइव किया था। हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगी, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती तो फिर लैम्डा बदल रहा होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ प्रोपोर्शनेट है, ये कांस्टेंट के रूप में आता है, तो वेलोसिटी बदलेगी तो लैम्डा बदल रहा होगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेवलेंथ प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पे वेव बड़ी बनेगी और यहाँ पे वेव छोटी बनेगी। जहाँ स्पीड कम, जहाँ स्पीड कम, जहाँ स्पीड कम वहाँ वेवलेंथ कम। इसका मतलब यहाँ पे वेव छोटी बनेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद के बाद ये बड़ी हो जाएगी और उसके बाद ये बहुत बड़ी वेव हो जाएगी। तो ये वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो उसने पूछा भैया यहाँ क्या वेवलेंथ होगी और यहाँ क्या वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ टेंशन के प्रोपोर्शनेट होगी। कैसे? वेवलेंथ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट है। अरे दिख रहा है ये लैम्डा ये भी, तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट है, और वेलोसिटी खुद अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनेट है, तो ये अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब लैम्डा अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनेट होगा, तो अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनेट होगा। अब इस जगह का लैम्डा उसने दिया हुआ, ठीक है, इस जगह का लैम्डा दिया लैम्डा 1, नीचे का पूछा उसने लैम्डा 2, ऊपर का पूछा अंडर रूट ऑफ टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2। तो लैम्डा 1 कितना है भाई, तो लैम्डा 1 उठा के यहाँ रख देना। लैम्डा 1 है 0.06 अपॉन लैम्डा 2 निकालना है, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन 1, नीचे की टेंशन यहाँ रखनी है, दैट इज़ 20, और ऊपर की टेंशन जो अपन ने निकाली थी वो ऊपर की टेंशन थी 80 न्यूटन। ओहो ये क्या हो गया, तो ऊपर की टेंशन 80 न्यूटन वो भी रखनी है, तो अपॉन में 80 यहाँ रख देना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4, 1/4 का रूट 1/2, 0.06 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गई 0.12 मीटर। ऊपर डबल साइज की वेव बनेगी, डबल साइज की, देखो ये डबल आ गया ना, तो इसका मतलब जब वो नीचे से जा रहा होगा, नीचे से जा रही होगी वेव तो ऐसी होगी, और ऊपर उसी की लंबाई डबल हो गई होगी। ठीक है, ये करीब करीब डबल मान लो इसकी। तो इसकी यदि 0.06 मीटर थी बिल्कुल नीचे, तो वेवलेंथ बढ़ के 0.12 मीटर लॉन्ग हो गई ऊपर जाते जाते, और स्पीड भी बढ़ गई और वेवलेंथ भी बढ़ गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन में और रोप के क्वेश्चन में ये अंतर है। रोप बेस्ड क्वेश्चन में हर पॉइंट पे स्पीड अलग, हर पॉइंट पे टेंशन अलग, हर पॉइंट पे वेवलेंथ अलग, बस फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम, टेंशन डिफरेंट, ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट, वेवलेंथ डिफरेंट। हर जगह पे पूछ सकता है वो। मिड पॉइंट पे पूछा तो भी निकाल देंगे हम, मिड पॉइंट पे उसने पूछा, यहाँ पे पूछा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई आधी रस्सी का वजन ले लो और नीचे वाले का इतना ले लो। तो आधी रस्सी कितने किलो की, तो पूरी 6 किलो की होती है, तो आधी रस्सी 3 किलो की, 3 किलो ये और 2 किलो ये, यानी यहाँ से यहाँ पे जो टेंशन होगा वो mg होगा, तो 3 और 2 5 किलो, यानी कि 5 यहाँ रख देंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जी का, तो 50 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे टेंशन। अब 50 न्यूटन के हिसाब से इस जगह पे वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, इस जगह पे लैम्डा भी कैलकुलेट किया जा सकता है जब टेंशन निकल आई तो। ठीक, चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं। और नीचे ले रहा हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा कठिन है। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 0.1 kg एंड लेंथ 10 मीटर हैंग्स ऑन अ सीलिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अ पॉइंट 1.6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स वेव टू ट्रैवल द फुल लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, कितना समय लगेगा ये भी बताना। तो देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज कि ये एक रस्सी मैंने बनाई यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो रस्सी है इसकी लंबाई उसने बोल रखा है कि 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर लंबाई है, और वजन इसका जो है रस्सी का वजन 0.1 kg है, 100 ग्राम की है।
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए पॉइंट 1.6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। लोअर एंड से 1.6 मीटर पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जब 1.6 मीटर हो तो इस जगह पर क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव होता है वेलोसिटी तार में t बाय m डैश। तो मास तो इतना दे रखा उसने, ठीक है, मास दे रखा है और ये दे रखा है, ये पता पड़ जाएगा और इस m डैश पता पड़ जाएगा। और इस जगह का क्या निकालना है तुमको, टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का वजन, उस रस्सी का खुद का वजन वहाँ पे टेंशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अलग से कोई ब्लॉक तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका वजन ही खुद इसको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो 1.6 मीटर डिस्टेंस है इसका कितना वजन होगा ये अपने को निकालना। तो अब ये मैं करूँने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर रहा हूँ। जनरलाइज मतलब x डिस्टेंस पे निकाल देता हूँ। तो मान लो तो उससे क्या एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा ताकि आपको भविष्य में क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। तो ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ऑब्जेक्ट लिया और मुझे मान लो कि x डिस्टेंस पे लोअर एंड से निकालनी है वेलोसिटी कितनी है। तो लोअर एंड से x डिस्टेंस में निकालनी है। मान लो कि इस पूरी रस्सी का वजन कैपिटल M है और इस पूरी की लंबाई कैपिटल L है। तो इतने हिस्से का वजन कितना होगा, तो इतने हिस्से का मास ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, तो मास ऑफ शेडेड पोर्शन होगा, सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे और उसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू x, इतना kg का मास होगा शेडेड पोर्शन का। अब उससे टेंशन कितनी आएगी, तो टेंशन इज इक्वल टू होती है mg। तो ये तो मास है शेडेड पोर्शन का और उसमें g का मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ t बाय m डैश। t बाय m डैश होती है ना, तो उस जगह की वेलोसिटी निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ टेंशन की जगह डाला मैंने m बाय l x इंटू जी। ये भी अपन ने निकाल लिया, तो ये टेंशन की जगह डाल दिया। अब m डैश डालना है नीचे, m डैश, तो m डैश होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का लेंथ ऊपर चला गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ जी एक्स। अभी आप याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये फार्मूला क्या है, हमको डायरेक्ट आंसर देगा। तो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी की जगह मैंने रखा 10 और उसने जितनी दूरी पे पूछा होगा वो x होगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसने पूछा 1.6 मीटर की दूरी पे, तो वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 16। तो इस जगह पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरल फार्मूला। कभी भी रस्सी के निचले वाले हिस्से से वेलोसिटी पूछी गई हो इस जगह पर, तो इस जगह पर वेलोसिटी निकालने का लिए ये फार्मूला, ठीक, डिराइव भी कर दिया अपन ने। चलिए अब उसके बाद आगे देख लें। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल द फुल लेंथ। यहाँ से ट्रांसवर्स वेव यदि चली तो पूरी कितनी देर में यहाँ पहुँचेगी। पहली चीज़, यहाँ पे उसकी वेवलेंथ कम होगी, स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ती आएगी, स्पीड बढ़ती आएगी। हर जगह पर अलग अलग स्पीड है और स्पीड आप देखो एक्स के टर्म्स में आ रही है। एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो हर जगह पर उसका टाइम भी अलग अलग आएगा। तो हमें से इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से नीचे से ऊपर तक जाने का समय निकलेगा। तो इसका जो बी पार्ट है उसका भी मैं जनरल फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद जो है उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जनरल फार्मूला डिराइव करने में फ़ायदा ये होता है कि अगली बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, फार्मूले से ही काम चल जाता है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम टू ट्रैवल अप टू द एंड, ऊपर वाले एंड तक जाने में इस वेव को कितना समय लगेगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी तुमने निकाली अंडर रूट ऑफ जी एक्स, मैंने निकाली मतलब। तो डी वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज अंडर रूट ऑफ जी एक्स। अब क्या करो, एक्स वाला इसके साथ लाओ और टी उधर ले जाओ, तो उससे तुमको मिलेगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इससे मैं क्या करूँगा, डी एक्स 1 अपॉन रूट जी इधर ही ले लेता हूँ और बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, और इसको लिख दिया x की पावर -1/2 dx। समझ में आया क्यों, क्योंकि रूट में है, नीचे है, ऊपर जाएगा, x की पावर हाफ ऊपर जाती है, x की पावर -हाफ हो जाती है, विच इज़ इक्वल टू dt। अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, तो शुरुआत में 0 समय था जब वो अपन रस्सी के बिल्कुल नीचे थे, तो उस समय टाइम क्या था, 0 था। और यहाँ कितना टाइम हो गया t, तो अपर और फिर टाइम t। इस जगह पर x नाम की चीज़ 0 थी और इस जगह पर x नाम की चीज़ पूरी रस्सी के लेंथ के बराबर हो गई, बीच में कुछ और होगी। तो ये x बढ़ता गया, 0 से लेकर लेंथ पे पहुंच गया, तो x हो गया 0 से लेकर लेंथ तक
और टाइम हो गया 0 से लेके t, ये इसकी लिमिट्स बन गई। अब इससे आएगा 1/√g x की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है 0 से लेके l तक, विच इज़ इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t है, तो ये 0 से लेके t तक, ठीक है। तो इससे मिलेगा 1/√g और ये 1 - ½ इज हाफ और x की पावर 1 - ½ इज अगेन हाफ, और ये हो गया 0 से लेके l, विच इज इक्वल टू अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, t - 0 इज t। तो 1/√g, ये 1/2 का 2 पर चला जाएगा और l की पावर 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2 रखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू t। तो हो गया 2/√g, ऊपर आ जाएगा √l विच इज इक्वल टू t। तो इसका फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू 2√l/g। ये पेंडुलम टाइप ही बन गया, बस पाई नहीं है इसमें, तो याद रखना आसान है ना, t इक्वल टू 2√l/g, उसकी जगह यहाँ पे आता है t इक्वल टू √l/g। अब ये फॉर्मूला यदि याद है तो वे ऊपर तक जाने का समय याद है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव यदि आएगा तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, ये याद रख लें, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन पे पूछा था उसने, ऊपर तक जाने का कितना समय, तो ऊपर तक जाने में कितना समय तो वैल्यू रख दो। तो t इज इक्वल टू 2 लंबाई कितनी है रस्सी की, 10 मीटर की रस्सी थी, तो 10 मीटर की रस्सी थी, तो यहाँ मैंने रख दिया 10 और g की वैल्यू 10 ही बोल रहा है, कैंसल आउट हो गया 1, तो इसका मतलब 2 सेकेंड लगेंगे ऊपर जाने में, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 2 सेकेंड बड़ा समय होता है मैंने, लेकिन हाइपोथेटिकल 10 मीटर की रस्सी भी तो है, तो 2 सेकेंड लगेंगे ऊपर जाने में, ठीक। चलिए ये आया समझ में। तो इस तरीके से रोप के क्वेश्चन कर लेना। रोप के क्वेश्चन में ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाला और देखो नीचे वाला। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, नीचे यहाँ मास लगा देते हैं। अब यहाँ मास लगा देते हैं तो ये मास तुमको जोड़ना पड़ेगा इस जगह की टेंशन निकालने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने तब कराया क्वेश्चन जब सिर्फ रस्सी लटकी हो, मास लटका ही नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पे पूछ जाएगा तो इतने रस्सी का वजन प्लस इस मास का वजन भी करना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, पॉज दबाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दें, पॉज दबाएं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, और मेन फॉर्मूला था उसका वेलोसिटी तार में। बाकी रोप के लिए एक अलग केस बनते हैं, बाकी वही फॉर्मूला लग रहा है v = √t/m'। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।